आमतौर पर मतलब जब हम कविता के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले जहन में क्या आता है? शायद कुछ बहुत ही मीठे शब्द या प्रकृति का सुंदर सा वर्णन। हाँ, बिल्कुल। प्रकृति का वर्णन या फिर भावनाओं को सहलाने वाली कोई लयबद्ध रचना, जो मतलब दिन भर की थकान के बाद एक मीठी लोरी की तरह काम करे। सही बात है। अक्सर लोग कविता से यही उम्मीद करते हैं। लेकिन क्या हो अगर कोई कविता आपको लोरी सुनाने के बजाय गहरी नींद में सोए हुए इंसान के कंधे पकड़कर उसे जोर से झकझोर दें? ये एक बहुत ही दिलचस्प शुरुआत है। तो आज के इस गहन अध्ययन में हम ऐसे ही एक साहित्यकार के जीवन और उनकी उनकी उस आग को खंगालने वाले हैं जिसने हिंदी साहित्य की दुनिया में एक भूचाल ला दिया था। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं साठोत्तरी हिंदी कविता के एंग्री यंग मैन सुदामा पांडे धूमिल की। और इस पूरी चर्चा का मकसद ये समझना है कि कैसे एक बेहद साधारण पृष्ठभूमि से आए व्यक्ति ने अपनी ठेठ भाषा से स्थापित मान्यताओं को चुनौती दी। देखिए, ये शुरुआत ही अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। और यहाँ साठोत्तरी कविता के उस दौर को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, 60 के दशक के बाद का समय। एकदम सही। साठोत्तरी यानी 1960 के दशक के बाद का समय। ये वो दौर था जब देश को आजाद हुए 15-20 साल बीत चुके थे। आजादी के समय जो सुनहरे सपने देखे गए थे वो टूट रहे थे। बिल्कुल, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही थी। हाँ, महंगाई, बेरोजगारी और व्यवस्था का भ्रष्टाचार आम आदमी की कमर तोड़ रहा था। ऐसे माहौल में एक ऐसा कवि उभरता है जिसे अक्सर केवल गुस्से और भड़ास का प्रतीक मान लिया जाता है, जो कि एक बहुत ही सतही नजरिया है। बिल्कुल सतही है, क्योंकि जब हम स्रोत सामग्री और उनके जीवन की गहराई में जाते हैं तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। धूमिल केवल बेतहाशा गुस्सा करने वाला व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वो हमारे समाज और हमारी राजनीति के एक बहुत ही पैने विश्लेषक थे। उनका गुस्सा हवा में चलाया गया तीर नहीं था। एक सोची समझी प्रतिक्रिया थी। हाँ, एक बहुत ही सोची समझी वैचारिक प्रतिक्रिया थी। और इस वैचारिक प्रतिक्रिया की जड़ें उनके बचपन में ही देखी जा सकती हैं। अगर उनके शुरुआती जीवन के पन्ने पलटें तो पता चलता है कि उनका जन्म 9 नवंबर 1936 को हुआ था। उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास खेवली नामक गांव में। हाँ, खेवली गांव में। उनका बचपन किसी भी आम ग्रामीण बच्चे से कहीं ज्यादा मुश्किलों से भरा था। मतलब महज 11 साल की उम्र थी जब उनके पिता शिवनायक पांडे जी का निधन हो गया। बहुत ही छोटी उम्र है ये। एक 11 साल के बच्चे के कंधों पर अचानक से पूरे परिवार का बोझ आ गिरना, और फिर 12 साल की छोटी सी उम्र में मूरत देवी से उनका विवाह हो जाना, ये सब एक इंसान को समय से बहुत पहले बड़ा कर देता है। बिल्कुल कर देता है। लेकिन इन तमाम आर्थिक और पारिवारिक दुश्वारियों के बीच भी वो पूरे खेवली गांव में मैट्रिक की परीक्षा पास करने वाले पहले व्यक्ति बने। ये उनके भीतर की एक अजब जिद को दिखाता है। देखने के नजरिए को गढ़ा। बिल्कुल गढ़ा होगा। जो व्यक्ति बचपन से ही पेट की आग और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बोझ को ढो रहा हो, वो जीवन की कड़वी सच्चाई को किसी वातानुकूलित कमरे में बैठकर लिखी गई किताब से कहीं बेहतर समझता है। एकदम सही कहा आपने। और ये देखना बहुत दिलचस्प है कि साहित्य के इस बड़े नाम ने 1958 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के औद्योगिक संस्थान यानी ITI से इलेक्ट्रिकल विभाग में प्रथम श्रेणी में डिप्लोमा लिया। और बाद में वहीं विद्युत अनुदेशक यानी इंस्ट्रक्टर के रूप में काम करने लगे। हाँ, और स्रोत सामग्री में किसी आलोचक ने एक बहुत ही गहरी बात कही है कि विद्युत विभाग में काम करने वाले इस इंसान की कविताओं में भी सचमुच का करंट था। एक ऐसा करंट जो समाज की सुन्न पड़ चुकी चेतना को झटका देकर जगाने का काम करता था। ये करंट वाली बात उनकी असल जिंदगी की घटनाओं में भी साफ दिखाई देती है। उनके कैलकाटा वाले वाक़ये की बात कर रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल। उनके इसी अखड़पन और स्वाभिमान से जुड़ा एक बहुत ही मशहूर वाकया है जो कैलकाटा के दिनों का है। रोजी रोटी की तलाश में वो कैलकाटा की एक लकड़ी कंपनी मेसर्स तलवार ब्रदर्स में नौकरी करने लगे थे। उस दौर के कारखानों का माहौल वैसे ही मजदूरों के लिए बहुत अमानवीय हुआ करता था। वहां काम करते हुए एक बार धूमिल बीमार पड़ गए। जब वो अपने मालिक के सामने गए तो उस मालिक ने अपने पूंजीपति होने के पूरे घमंड में अंग्रेजी में एक बात कही। उसने कहा था, आई एम पेइंग फॉर माई वर्क नॉट फॉर योर हेल्थ। जिसका सीधा मतलब था कि मैं तुम्हें काम के पैसे देता हूं, तुम्हारी सेहत की चिंता करना मेरा काम नहीं है। इस पर धूमिल ने बिना एक पल की देरी किए जो जवाब दिया वो एक आम मजदूर के स्वाभिमान की सबसे बड़ी हुंकार थी। उन्होंने आंखों में आंखें डालकर कहा, बट आई एम वर्किंग फॉर माई हेल्थ नॉट फॉर योर वर्क।
यानी मैं अपनी सेहत और अपने पेट के लिए काम कर रहा हूं, तुम्हारे काम के लिए नहीं। और उन्होंने उसी पल वो नौकरी छोड़ दी। बहुत बड़ी बात है ये। आज के समय में जब हम इस घटना को देखते हैं तो क्या ये केवल एक मालिक और मजदूर की बहस भर थी? नहीं, ये सिर्फ एक बहस नहीं थी। ये एक बहुत बड़े टकराव का बिंदु था। इस घटना ने पूंजीपतियों और मजदूरों के बीच की उस गहरी खाई को उजागर किया जो आज तक मौजूद है। बिल्कुल। मालिक के नजरिए से वो मजदूर सिर्फ एक टूल था, एक मशीन का पुर्जा था जिसे काम पूरा करना था। लेकिन मजदूर के नजरिए से वो काम उसके जीवन, उसके अस्तित्व और उसकी गरिमा की लड़ाई थी। यहीं से वो जनवादी आक्रोश और गहरा हुआ। और अगर इसे आज के परिदृश्य से जोड़कर देखें तो क्या आज की कॉर्पोरेट दुनिया या गिग इकोनॉमी में हालात बहुत अलग हैं? शायद नहीं। आज भी जब इंसान को सिर्फ एक रिसोर्स या कर्मचारी संख्या मान लिया जाता है, तब धूमिल का वो जवाब एक नए रूप में प्रासंगिक हो जाता है। इंसान अपने अस्तित्व के लिए काम करता है, किसी और के मुनाफे की मशीन बनने के लिए नहीं। ये सचमुच झकझोरने वाला नजरिया है। लेकिन इस प्रखर और बेबाक जीवन का अंत बहुत ही त्रासद रहा। हाँ, 1974 के आसपास उन्हें भयानक सिरदर्द की शिकायत रहने लगी। जब जांच हुई तो पता चला कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है। लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में उनका ऑपरेशन भी किया गया, लेकिन वो कोमा में चले गए। और अंततः 10 फरवरी 1975 को केवल 38 वर्ष की बहुत ही कम उम्र में उनका निधन हो गया। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा विचलित करती है वो उनकी अंतिम विदाई का दृश्य है। बनारस के मणिकर्णिका घाट वाला दृश्य। जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा था तो इतने बड़े साहित्यकार जिसने आम आदमी और समाज के लिए अपनी कलम घिस दी, उसकी विदाई में साहित्य जगत से केवल 2 लोग पहुंचे, कुंवर नारायण और श्रीलाल शुक्ल। बाकी पूरा साहित्य समाज नदारद था। ये घटना उस दौर के साहित्यिक समाज की असलियत और उसके खोखलेपन का एक बहुत कड़वा सच बयां करती है। बिल्कुल करती है। जिस इंसान ने उम्र भर उस तथाकथित भले समाज की सच्चाइयों को उधेड़ा, अंत समय में उसी समाज ने उनसे मुंह मोड़ लिया। लेकिन भौतिक शरीर के चले जाने से उनके शब्द नहीं मरे, बल्कि समय के साथ उनकी गूंज और भी तेज होती गई। शब्दों की गूंज की बात करें तो धूमिल की सबसे चर्चित और शायद सबसे ताकतवर कविता का जिक्र यहाँ लाजमी है, रोटी और संसद। ये कविता आकार में बहुत छोटी है, लेकिन इसका प्रभाव किसी बड़े महाकाव्य से कम नहीं है। कविता के बोल बहुत सीधे हैं। हाँ, कविता कुछ इस तरह है कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। इन पंक्तियों में एक अजीब सी बेचैनी है। इस बेचैनी को हम कैसे समझें? इस बेचैनी का कारण इस कविता में छिपी हुई वो व्यवस्था है जो हम सबको घेरे हुए है। इसके तीनों किरदारों को अगर ध्यान से देखें तो समाज की पूरी आर्थिक और राजनीतिक संरचना समझ आ जाती है। पहला आदमी तो वो किसान या मजदूर है। हाँ, जो हाथ तोड़ मेहनत करता है, पसीना बहाता है और रोटी बेलता है। दूसरा आदमी आम जनता या उपभोक्ता है, जिसे वो रोटी खानी है। लेकिन पूरी कविता का केंद्र वो तीसरा आदमी है। ये तीसरा आदमी कौन है? यह बिचौलिया है, जमाखोर है, या सत्ता के केंद्र में बैठा वो वर्ग है जिसका मेहनत से कोई लेना देना नहीं है। वो बुनियादी जरूरतों को बाजार और राजनीति का खिलौना बना देता है। वो रोटी से खेलता है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि क्या धूमिल किसी खास सरकार या किसी विशेष राजनीतिक दल को निशाना बना रहे थे? क्योंकि अक्सर ऐसी कविताओं को किसी एक विचारधारा का घोषणा पत्र मान लिया जाता है। ये एक बहुत ही अहम बिंदु है और स्रोत सामग्री को निष्पक्ष रूप से देखने पर यह स्पष्ट होता है कि धूमिल किसी एक विशेष राजनीतिक दल पर प्रहार नहीं कर रहे थे। हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बल्कि केवल इस कविता के मूल भाव को रिपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। जब वो कहते हैं कि मेरे देश की संसद मौन है, तो वो उस पूरी की पूरी नीति निर्माता व्यवस्था पर एक तटस्थ सवाल खड़ा कर रहे हैं। व्यवस्था चाहे कोई भी दल चला रहा हो, कानून बनाने वाली संस्थाएं अक्सर उस तीसरे आदमी की ताकत के सामने मौन रह जाती हैं। ये किसी राजनीति से ज्यादा उस संरचनात्मक खामी की पहचान है जहां मेहनत करने वाले और उपभोग करने वाले दोनों ठगे जाते हैं और बिचौलिया मजे करता है। ये एक आम आदमी के यथार्थ का सीधा चित्रण है। और ये नंगा सच उनकी भाषा में भी पूरी तरह से झलकता है। हिंदी साहित्य में जब हम कमायनी जैसी महान रचनाओं की बात करते हैं तो उनकी भाषा बहुत ही सजी हुई, संस्कृतनिष्ठ और संगीतमय होती है। लेकिन धूमिल का शिल्प बिल्कुल अलग था। उन्होंने इस मीठी और अलंकृत परंपरा को एक तरह से नकार दिया। उनकी कविता में कोई सजावट नहीं है,
लेकिन यहाँ एक संशय भी पैदा होता है, क्या भाषा को इतना खुरदुरा कर देने से कविता का मूल सौंदर्य खत्म नहीं हो जाता? क्या वो महज एक भड़ास बनकर नहीं रह जाती? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है जो कई आलोचकों ने भी उठाया था। लेकिन धूमिल ने ये सब बिना सोचे समझे नहीं किया था। ये उनका एक बहुत ही सचेत साहित्यिक निर्णय था। उन्होंने कविता को भाषाहीन करने की बात कही। भाषाहीन से उनका मतलब ये कतई नहीं था कि वो शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि उनका निशाना उस कृत्रिम और बनावटी काव्य भाषा पर था जो आम आदमी की वास्तविकता पर पर्दा डाल देती है। उन्होंने जानबूझकर भदेस यानी देहाती या कच्ची शब्दावली का इस्तेमाल किया। उनके बिंब सीधे गांव की धूल से आते हैं, जैसे चूल्हा, डांगर, गोबर, बैल के कंधे, चौका। जब कविता में ऐसी शब्दावली आती है तो पाठक यथार्थ से बचकर भाग नहीं सकता। वो यथार्थ को उसके सबसे असली रूप में महसूस करता है। इसी बात को समझाने के लिए उनका सपाट बयानी का सिद्धांत बहुत काम आता है। सपाट बयानी का अर्थ है बिना किसी घुमाव फिराव के सीधे सीधे बात कह देना। धूमिल ने एक जगह कहा था कि कविता शब्दों की अदालत में मुजरिम के कटघरे में खड़े बेकसूर आदमी का हलफनामा है, और ये भी कि कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। इस परिभाषा में बहुत गहराई है। हलफनामा यानी एफिडेविट, उसमें कोई सजावट नहीं होती, सिर्फ तथ्य होते हैं, सच होता है। वो समाज के हाशिए पर खड़े उस आदमी को आवाज दे रहे थे जिसकी बोली को साहित्य के ठेकेदारों ने कभी कविता के लायक माना ही नहीं था। और यहाँ उनकी व्यक्तित्व का एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू सामने आता है। एक तरफ वो पूरी तरह से गवई अनुभव और किसानी संस्कारों को अपनी कविता में पिरो रहे थे, और दूसरी तरफ उनके भीतर नई चीजें सीखने की एक जबरदस्त भूख थी। स्रोत सामग्री में ये जानकारी मिलती है कि उन्होंने अपने एक पड़ोसी की मदद से और भारी भरकम शब्दकोशों का उपयोग करके अंग्रेजी भाषा सीखी, ताकि वो अंग्रेजी की कविताएं और आलोचनाएं खुद पढ़ सकें। ये सच में हैरान करने वाला है। जो इंसान हिंदी में इतनी ठेठ देहाती भाषा का प्रयोग कर रहा है, वो पश्चिमी आलोचनाओं को पढ़ने के लिए डिक्शनरी लेकर अंग्रेजी सीख रहा है। ये साबित करता है कि वो दुनिया से कटे हुए कोई अनजान व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वो वैश्विक साहित्य को समझकर पूरी सचेतनता के साथ अपनी जड़ों की भाषा चुन रहे थे। बिल्कुल, वो दुनिया को समझना चाहते थे ताकि अपनी जमीन की बात को और भी मजबूती और तर्क के साथ रख सकें। ये चयन अज्ञानता का नहीं बल्कि अधिकार का था। उनकी इस सोच का एक और बेहतरीन उदाहरण उनकी एक बहुत ही छोटी कविता में मिलता है, जिसका शीर्षक है लोहे का स्वाद। ये बहुत ही शक्तिशाली कविता है। इस कविता की पंक्तियां हैं, लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। ये महज 2 पंक्तियां हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे इनमें पूरी की पूरी राजनीति और समाज शास्त्र का सार छिपा हुआ है। ये पंक्तियां विश्व स्तर के साहित्य के बराबर खड़ी होती हैं। यहाँ जो रूपक गढ़ा गया है वो बहुत सटीक है। लोहार वो है जो लोहे को पीटता है, उसे आकार देता है और फिर उस लोहे की लगाम को घोड़े के मुंह में पहना देता है। लोहार के लिए वो लोहा सिर्फ एक धातु है, उसका रोजगार है या उसकी सत्ता का एक साधन है। लोहार यहाँ व्यवस्था, नीति निर्माता या शोषक वर्ग का प्रतीक है। लेकिन घोड़ा उस लोहे को चबाने के लिए मजबूर है। लगाम की रगड़ से घोड़े का मुंह छिल रहा है, उसमें से खून रिस रहा है और लोहे का वो कसैला स्वाद सीधे घोड़े की जीभ पर है। घोड़ा यहाँ उस शोषित वर्ग, आम मजदूर या लाचार इंसान का प्रतीक है। और ये बात सिर्फ साहित्य तक सीमित नहीं रहती, ये आज के हमारे असल जीवन का मनोविज्ञान है। जो इंसान दर्द को भोग रहा है, जो उस पीड़ा से गुजर रहा है, असल में वही उस स्थिति का सबसे सच्चा बयान दे सकता है। अक्सर समाज में नियम बनाने वाले या नीतियां तय करने वाले लोग उस लोहार की तरह होते हैं जो बंद और वातानुकूलित कमरों में बैठकर नीतियां बनाते हैं। उन्हें कभी उस दर्द का एहसास नहीं होता जो जमीनी स्तर पर उस घोड़े को सहना पड़ता है। ये हमें ये देखने की दृष्टि देता है कि असली सहानुभूति और यथार्थ का ज्ञान हमेशा शोषित के नजरिए से ही आना चाहिए। यही कारण है कि धूमिल का साहित्य केवल अतीत के पन्नों में दर्ज कोई इतिहास नहीं है, वो आज के समय को समझने के लिए एक बहुत ही जरूरी औजार है। बिल्कुल सही कहा। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन सब का आज के दौर में असल मतलब क्या है। आज जब हम हर तरफ से सूचनाओं से घिरे हुए हैं, हर सेकंड इंटरनेट पर नई जानकारी फेंकी जा रही है, चारों तरफ शोर है, ऐसे में सीखने वाले लोग इस पूरी चर्चा से क्या ले सकते हैं? धूमिल आज के दौर में हमें जो सबसे कीमती चीज सिखाते हैं वो है क्रिटिकल थिंकिंग, यानी आलोचनात्मक सोच। हर चीज पर सवाल उठाने की क्षमता।
आज के दौर में जब सोशल मीडिया और न्यूज़ की दुनिया में खूबसूरत शब्दों और मीठी भाषा का एक बड़ा माया जाल बिछा हुआ है, धूमिल हमें उस मीठे फरेब के पीछे छिपे तीसरे आदमी को पहचानने की दृष्टि देते हैं। वो हमें ये याद दिलाते हैं कि जो भी सामने परोसा जा रहा है उसे बिना सोचे समझे मत मान लीजिए। हर खूबसूरत नारे और हर लुभावने वादे के पीछे के यथार्थ को टटोलना बहुत जरूरी है। और उनकी एक और बात जो आज के समय में बहुत कम देखने को मिलती है, वो है वैचारिक ईमानदारी। उनके जीवन को देखने से पता चलता है कि वो वामपंथी विचारधारा से काफी प्रभावित थे। लेकिन उन्होंने कभी अपनी ही विचारधारा की कमियों पर पर्दा डालने की कोशिश नहीं की। जब उन्होंने देखा कि कुछ बौद्धिक वर्ग केवल सुविधाओं के लालची हो गए हैं और बंद कमरों में सुरक्षित बैठकर क्रांति की बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, तो धूमिल ने अपनी कलम से उन्हें भी नहीं बख्शा। ये दिखाता है कि सत्य की खोज में कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। ज्ञान वही मूल्यवान है जो यथार्थ की जमीन पर परखा गया हो। ये एक बहुत बड़ा साहस है। आज के समय में लोग अक्सर अपने गुट या अपनी विचारधारा के अंधे समर्थक बन जाते हैं और उसकी हर बुराई को नजरअंदाज कर देते हैं। धूमिल इसलिए अलग थे क्योंकि उनका गुस्सा हर उस फरेब के खिलाफ था जो इंसान का शोषण करता हो, फिर चाहे वो फरेब किसी भी झंडे या विचारधारा का चोला पहनकर क्यों ना आया हो। ये बात आज के दौर में हर इंसान के लिए एक दिशा निर्देश का काम करती है। इस पूरी विस्तृत चर्चा को समेटते हुए धूमिल की उस बेबाकी, उनकी ठेठ भाषा और समाज की नफ्स पकड़ने की उनकी कला को गहराई से समझने का ये सफर बहुत कुछ सिखाता है। उन्होंने साहित्य को महलों, दरबारों और विश्वविद्यालयों के बंद कमरों से निकालकर सीधे सड़कों, खेतों और कारखानों की धूल में ला खड़ा किया। उन्होंने ये साबित किया कि असली कविता वो नहीं जो आपको सुला दे, बल्कि वो है जो आपको आपकी सच्चाई का एहसास कराए और व्यवस्था से सवाल पूछने की ताकत दे। बिना किसी संदेह के उनका लिखा हुआ एक एक शब्द उस करंट की तरह है जो आज भी समाज में मौजूद है। जब तक समाज में ऊंच नीच रहेगी, जब तक वो तीसरा आदमी रहेगा, तब तक धूमिल की प्रासंगिकता बनी रहेगी। इस चर्चा को समाप्त करने से पहले श्रोताओं के लिए एक ऐसा विचार छोड़कर जाना जरूरी है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। वो कौन सा विचार है? धूमिल की एक कविता है प्रौढ़ शिक्षा। उस कविता में उन्होंने लिखा था कि आम अपढ़ जनता की हर भाषा उसी दिन मर गई थी जिस दिन वो उनके अंगूठा निशान की स्याही में डूब गई थी। इसका मतलब है कि जब आम आदमी बिना समझे कागजों पर अंगूठा लगाता है तो उसकी असली आवाज दब जाती है। बिल्कुल। और सोचने वाली बात यह है कि आज के इस डिजिटल और हाईटेक युग में जहां मानते हैं कि तकनीक ने सबको आवाज दे दी है, क्या सच में ऐसा है? ये गहरा सवाल है। क्या आज भी आम आदमी की असली भाषा और उसके मुद्दे किसी नए किस्म की डिजिटल स्याही और एल्गोरिदम के शोर में डूबकर खामोश तो नहीं किए जा रहे हैं? इस पर जरूर विचार करें।